आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4। पेपर 3 बहुत अच्छा पूरा एकदम चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और पेपर 4 में भी अध्याय 1 अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया है। ये अध्याय 2 है अगर, और अध्याय 2 का ये भाग 2 है। अगर इससे पहले वाला भाग के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? टाइपिंग विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे और टाइपिंग विद्रोह का बारे में थोड़ा समझ लिए थे। चीन में ये टाइपिंग विद्रोह कब हुआ था? चीन में, और यह एक गृह युद्ध था। गृह युद्ध मतलब आपस में ही राजा के खिलाफ, वहां के जो सम्राट थे उनके खिलाफ जनता द्वारा विद्रोह किया गया था। और तो इसी वही था टाइपिंग विद्रोह। टाइपिंग विद्रोह का कारण सीधा सीधा लिखने के लिए परीक्षा में आ जाता है कि टाइपिंग विद्रोह का आखिर कारण कौन था, या टाइपिंग विद्रोह का नायक कौन था, सेना नायक कौन था टाइपिंग विद्रोह का। कोई भी विद्रोह होता है तो देखिए, कोई भी विद्रोह हुआ, अगर वो विद्रोह ज्यादा दिन तक चला तो समझ लीजिए उसका कोई ना कोई नेता होगा। बिना कोई नेता का, लीडर का विद्रोह ज्यादा दिन चल ही नहीं सकता है। समझ लीजिए विद्रोह ज्यादा दिन चलने के लिए उसके एक नेता की जरूरत पड़ती है। तो टाइपिंग विद्रोह ये हुआ कब से कब तक था? 1851 से लेकर 1864 तक ये हुआ था। लेकिन इस विद्रोह को वहां के जो मंचू शासक थे, उस समय चीन में किस वंश का शासन काल था? मंचू वंश का शासन काल था। जो इस युद्ध, इस गृह युद्ध इसको कह सकते हैं या विद्रोह कह सकते हैं। इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से सफल हो गए। अब कैसे सफल हुआ, कहां पर कमी हुआ कि ये विद्रोह दब गया, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। अब टाइपिंग विद्रोह के कारण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर टाइपिंग विद्रोह वहां के लोगों ने विद्रोह किया क्यों। क्योंकि आपको एक बात पता है कि चीन के लोग जो होते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्रवादी सभी देश के लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं कि राष्ट्रवादी बाकी देश के लोग नहीं होते। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से लगाव रखना, अपने देश के बारे में, फायदा के बारे में सोचना, वही राष्ट्रवाद होता है। तो चीन के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी होती है। मतलब वो अपने राजा के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करते हैं। लेकिन अगर राजा राज्य चलाने में सक्षम न रहे, या देश में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगी, जैसे अकाल पड़ जाए या कोई और भी समस्या आ जाए, बाहरी कोई हस्तक्षेप करने लगे और राजा कुछ ना कर पाए, राजा दुर्बल हो जाए, तब चीन के लोग विद्रोह कर देते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण था टाइपिंग विद्रोह का। सबसे पहला कारण था कि टाइपिंग विद्रोह से भी पहले वहां पर जो मंचू वंश था, मंचू वंश के शासक थे, वो वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। लेकिन लोग कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको एक बात पता था कि छोटा सा बात पर वो बड़ा विद्रोह नहीं कर सकते। बड़ा विद्रोह करने के लिए कई कारण होना चाहिए। तो ये प्रथम जो था, प्रथम अफीम युद्ध, इसका सबसे पहला कारण था प्रथम अफीम युद्ध। अब प्रथम अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये 1839 से लेकर 1842 तक चला हुआ था ये युद्ध। अब किसके बीच हुआ था प्रथम अफीम युद्ध? ये अंग्रेजों के बीच और चीनी सरकार के बीच। चीनी सरकार यानी कि उस समय मंचू वंश का शासन काल था। मंचू वंश के राजाओं द्वारा, मंचू वंश के इधर था, इधर अंग्रेज थे। तो प्रथम अफीम युद्ध क्यों हुआ था, इसमें पूरा विस्तार से प्रथम अफीम युद्ध के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चीन में, इसमें पूरा अफीम युद्ध के बारे में, प्रथम अफीम युद्ध क्यों हुआ था इसके बारे में तो आपको समझाते हैं। चीन में जब अंग्रेजी व्यापारी व्यापार करने के लिए आए तो चीन के राजा से परमिशन लिए। किससे? मंचू वंश के राजा से परमिशन लिए। तो इसलिए परमिशन दे दिया, ठीक है हम देश में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? चीन के लोग क्या थे कि कोई भी सामान सिर्फ बेचना जानते थे, खरीदना नहीं जानते थे। तो वहां के सरकार ने कहा कि देखिए हम आपको सामान बेचेंगे, आप खरीदना है तो हमारे यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। तो 3 चीजें थी, 3 चीजों का व्यापार होता था। कहां से? चीन से 3 चीजों का व्यापार होता था। अंग्रेजी 3 चीज यहां से लेकर जाते थे चीन से। क्या क्या था? चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन। और उसके बदले चीनी मिट्टी के बर्तन, उसके बदले अंग्रेज क्या देते थे? इसके बदले अंग्रेज देते थे, जो वहां के व्यापारी थे, चीन के व्यापारियों क्या देते थे? मुद्राएं देते थे। किसके? सोना के और चांदी के मुद्राएं देते थे। जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर चीन में व्यापार करने से चीन के जो अर्थव्यवस्था है काफी बढ़ोतरी होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सामान जाता था और उधर से क्या आता था? सोने और चांदी के मुद्राएं आता था। और चीन के राजा का साफ ये आदेश था कि देखिए हम कोई भी चीज आपसे खरीदेंगे नहीं, हम अपने आत्मनिर्भर है, किसी भी चीज को हम खरीदेंगे नहीं। हमको क्या चाहिए? हम सिर्फ बेचेंगे। खरीदना है तो कीजिए व्यापार, नहीं खरीदना है तो मत कीजिए। आज भी देखिए चाइना, ध्यान से समझिएगा, चाइना पूरे विश्व में अपना पैर पसारे हुए है। पूरे विश्व में सारे जगह पर पैसा बांटते हुए चलता है। पैसा किसी को लोन दे देता है, किसी को कुछ दे देता है, किसी को कुछ कर देता है, या सारे जगह पर व्यापार करता है। वो
सभी देशों में अपना सामान बेचता है, लेकिन अपने देश में जो बहुत सारे कंपनियों को बैन कर रखा है, या जो कंपनी वहां पर है भी, वो उसका सारा डाटा है किसके पास रहता है? चीनी सरकार के पास। जब मर्जी तब चीनी सरकार उसका जो डाटा है, उस कंपनी के डाटा को या कंपनी को बंद कर सकता है, या उस डाटा का अपना उपयोग कर सकता है। देखिए और देशों में क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर और देश में स्थापित होता है तो वहां के सरकार उस डाटा के वो जो डाटा होता है वहां के सरकार नहीं लिया हुआ होता है। जब सरकार को ज्यादा जरूरत पड़ता है तब डाटा मांगता है। लेकिन वहां पर क्या है, कोई भी कंपनी जाए चीन में, सब डाटा किसके पास रखना पड़ेगा? सरकार के पास। डाटा का मतलब ये है कि उस कंपनी का कितना चीन में कितने जगह पर उस कंपनी का स्टोर है। देखिए डाटा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे समझिए कोई कंपनी ए है, ठीक है, ये कोई कंपनी है, ये पहुंचा चीन में। कहां पर? चीन में पहुंचा व्यापार करने के लिए। तो चीनी सरकार ने कहा ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, उस समय की नहीं, अभी की बात कर रहे थे। चीनी सरकार ने कहा ठीक है व्यापार कीजिए, लेकिन सारा आपका जो डाटा है, डाटा ये हमारे पास रहेगा। डाटा का मतलब आपके कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं, किसको कितना सैलरी देते हैं, और या आप किस चीज की व्यापार करते हैं, आपके यहाँ पर चीन में कितने उस व्यापार का स्टोर है, आपका कितना फायदा होता है, कितना कमाते हैं, क्या करते हो, सब डाटा किसके पास? चीन के पास रहेगा। और किसी और के इस कंपनी के पास तो रहेगा, साथ में चीनी सरकार के। और जब मर्जी तब चीनी सरकार इस डाटा का यूज कर सकता है। तो ये है चीन में। और नहीं, जो नहीं मानता उसको बैन कर देगा, नहीं हमारे देश में व्यापार नहीं करना, आप निकलिए यहाँ से। और एक बात, चीनी सरकार जो है, अभी भी चीन आत्मनिर्भर है। अधिकतर जो वस्तुएं होता है चीन में, वो विदेशों से नहीं, अपने देशों में उत्पादन करता है और खुद वो बनाता है। इसीलिए आज देखिएगा चीन इतना धनी देश है। चीन किसका मुकाबला करता है? व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका का मुकाबला करता है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के बराबरी में खड़ा होता है व्यापार के मामले में चीन। इसीलिए ये उसी समय से इन लोगों का मन शुरू से ही इन लोगों का ऐसा है कि कुछ खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे तो धन उधर से आएगा ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, आपको पता है ना अंग्रेज कितने चालाक थे। अंग्रेज जहां पर जाते थे अपने फायदा के बारे में सोचते थे। थोड़ा दिनों तक व्यापार किए, कहां पर? चीन में। और धीरे धीरे समझने लगे कि यहाँ के लोग तो आत्मनिर्भर, हम बेचे क्या यहाँ के लोगों को? क्या बेचे बताइए? कुछ बेचने लायक होगा तो ना। सारे इनके उपयोग के वस्तु की चीन में मिल ही जाती है, तो क्या बेचे हम चीन लोगों को? तीनों ने, अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया और यहाँ पर अफीम बेचना शुरू किया। क्या बेचना शुरू किया? अफीम, जो कि नशा वाला भयंकर नशा की आदत होता है, उसको कभी छोड़िए नहीं सकते हैं। अफीम बेचना शुरू किया, धीरे धीरे अफीम बेचना शुरू किया। इसमें ये बात सब लिखेंगे। अफीम बेचना शुरू किया तो क्या हुआ, ये बात चीनी सरकार को पता चल गई। तो चीनी सरकार ने माना कि उन लोगों को देखिए यहाँ पर बेचिए मत, हम आपको समझा रहे हैं मत बेचिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज माने नहीं और क्या करने लगे? बेचने लगे। तब कोई प्रतिबंध भी चीनी सरकार लगाया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा अंग्रेजों पर। तब अंतिम में चीनी सरकार ने अपने अधिकारियों को भेजकर $60 लाख का इसका जो अंग्रेजों का अफीम था पानी में उलटवा दिया। बंदरगाह पर उधर से चोरी छुपे लाकर बेचते थे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज चीन में चोरी छुपे लाकर अफीम बेचते थे, उल्टवा दिया पानी में, जिसके कारण अंग्रेजों को $60 लाख का नुकसान हो गया। तो अब उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि देखिए चीनी सरकार से बिना युद्ध किए हुए काम चलेगा नहीं। अब $60 लाख का नुकसान हो गया तो मुआवजा तो देगा नहीं, चीनी सरकार मुआवजा देगा नहीं। तब अंग्रेज के कुछ सैनिक एक बंदरगाह पर चीन के कुछ वहां के चीन के कुछ आम नागरिक भी थे और वहां पर बंदरगाह पर रहने वाले लोग मारपीट कर दिए। कौन? अंग्रेजी जो सैनिक थे मार कर दिए, चीनी लोगों से मारपीट कर दिए, जिसके कारण एक चीनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो चीन सरकार ने कहा कि देखो तुम्हारे सैनिकों ने हमारे देश के एक जो आम नागरिक है उसको मारा है, जिसने मारा है उसको हमारे हवाले कर दो। चीन ने कहा नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? तो लो युद्ध हो गया। यही प्रथम अफीम युद्ध हो गया। क्या हुआ? अंग्रेज चाहते भी थे कि प्रथम अफीम युद्ध हो, और प्रथम अफीम युद्ध में जीता कौन? प्रथम अफीम युद्ध में ये चीन के जो 20,000 सैनिक मारे गए थे, इसके सिर्फ 500 सैनिक मारे गए थे। और इसमें जीता कौन? प्रथम अफीम युद्ध में जीता कौन? अंग्रेज। और नानकिन की संधि हुई, नानकिन, जिसके तहत 5 बंदरगाह देने पड़े अंग्रेजों को व्यापार में छूट देना पड़ा। कर कितना लगेगा सब अंग्रेज ही डिसाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे इस नानकिन की संधि में बहुत सारे प्रावधान लिखे गए। और उसके बाद खुलेआम ये व्यापार करने लगे। कौन? अंग्रेज चीन में, जिसके कारण वहां पर अव्यवस्था छा गई और वहां के सारा धन निकल कर विदेशों में जाने लगा। चलिए आगे, मंचू शासकों की निर्बलता। मंचू शासकों की निर्बलता कब लोगों को पता चल गया कि मंचू शासक क्या है, निर्बल है, और उनको विद्रोह करने की परंपरा भी थी। जब पता चल जाए कि राजा निर्बल है तो विद्रोह कर देना है।
प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन के लोगों को ये बेहतर पता चल गया कि मंचू सरकार जो है वो निर्बल है, मंचू सरकार निर्बल है, ये हमारी रक्षा नहीं कर सकती। साथ ही प्रथम अफीम युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने चीन में अत्याचार करना शुरू किया, वहां के लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ पकड़ कर लेकर जाकर बाहरी देशों में काम करवाने लगे, यानी दास प्रथा शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां के लोग और भी परेशान हो गए और राजा को कितना भी नियम लगाने पर अंग्रेज मान नहीं रहे थे और वहां पर अफीम का व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण मंचू वंश के जो शासक थे उनका निर्बलता सभी पूरे जनता के सामने हो गया कि ये निर्बल है और ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण जनता के पास विद्रोह के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। राष्ट्रवाद, चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना, चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की बहुत ही प्रबल भावना थी, ध्यान रखिएगा, चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना थी। इसलिए प्रबल भावना थी कि चीनी लोग एक तो आत्मनिर्भर हो रहे थे, साथ में ही अपने देश के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। देखिए ऐसे सभी देशों में राष्ट्रवाद होता है, लेकिन चीन में क्या था, अपने देश के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, राजा के प्रति एकदम ईमानदार होते थे। लेकिन एक समय पर वो क्या करते थे, राजा का भी साथ नहीं देते थे। जब उनको पता चल जाए कि राजा बहुत ही निर्बल हो गया है और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो वो तुरंत विद्रोह कर देते। क्यों विद्रोह कर देते थे कि अगर विद्रोह नहीं करेंगे, ये तुरंत विद्रोह नहीं करेंगे तो और देश का ही हानि होगा। जब राजा कमजोर होगा तो देश का ही हानि होगा ना। यहाँ पर भी ये राष्ट्रवाद ही लगा रहे हैं, राष्ट्रवाद यानी देश के फायदे के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस राजा को नहीं हटाएगा तो और देश को और नुकसान पहुंचाएगा ना, इसीलिए उस राजा को अगर हटा दिया जाए तो देश का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इन्होंने क्या विद्रोह का निर्णय लिया। क्या कहा के लोगों ने, चीन के लोगों ने विद्रोह का निर्णय लिया और ये भी देखा कि चीन में क्या हो रहा है कि जबरन विदेशी लोग घुस रहे हैं, अंग्रेजों के अलावा और भी पुर्तगाली और अन्य लोग भी यहाँ पर घुस रहे हैं चीन में और अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोग राष्ट्रवाद की भावना दिखाया यहाँ के लोगों ने और विद्रोह कर दिया। ये देखिए, टाइपिंग कोई भी बड़ा काम होता है ना तो एक कारण से नहीं होता है, बहुत सारे कारण मिलते हैं तब जाकर एक बड़ा काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है तो सिर्फ वही अपने मेहनत से नहीं, उसके आसपास वाले लोग जब मदद करते हैं, आसपास वाले या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, तब वो व्यक्ति सफल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कारण मिलना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम करने के लिए बहुत सारा कारण हो तभी वो बड़ा काम होता है। चीन की आर्थिक अव्यवस्था, प्रथम अफीम युद्ध हारने के बाद मंचू सरकार प्रथम अफीम युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों द्वारा मनमानी किए जाने लगा और बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे चीन से धन लेकर और अंग्रेज अपने यहाँ लेकर जाने लगे और उसके बदले अफीम देने लगे, जिसके कारण एक तो लोगों का नुकसान होता था, साथ ही वहां पर अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगा। और प्रथम अफीम युद्ध हारने के बाद मंचू सरकार को अंग्रेजों को मुआवजा के रूप में $60 लाख देने पड़े और साथ ही जितना भी अंग्रेजी सरकार को युद्ध में खर्च हुआ था सभी पैसा देना पड़ा, जिसके कारण वहां के अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और वहां की आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लोग अपने जमीन बेचने पर मजबूर होने लगे। वहां के लोगों को, वहां के जो अधिकतम लोग हैं वो बहुत ही परेशान रहने लगे, बेरोजगारी छा गई, भूखमरी आ गई वहां पर, जिसके कारण लोगों को विद्रोह करना पड़ा। आगे ताइपिंग विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण समझिए, देखिए 5 नंबर है। अब तत्कालिक कारण क्या होता है? तत्कालिक कारण मतलब उस समय क्या, देखिए ये सब कारण थे लेकिन विद्रोह अचानक नहीं हो रहा था। ये सब कारण थे, लोग बहुत गुस्सा में थे कि हमको विद्रोह करना है, लेकिन वो विद्रोह नहीं कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा कारण हुआ जहां पर विद्रोह हो गया। अब देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से, दो गो लोग हैं, देखिए बस ऐसे ही आकृति बना दी, ये 2 लोग हैं, ठीक है। दोनों आपस में एकदम बहासाबाजी की हो, लड़ाई करने के लिए दोनों एकदम बहासाबाजी की हो, लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे हैं एकदम, मतलब ये इसको झापड़ नहीं मार रहा है, ये इसको नहीं मार रहा है। लेकिन क्या होगा, कुछ लोग ऐसे ही करके यहाँ पर मान लीजिए भीड़, बहुत सारा भीड़ आ गया, इधर तरफ से भीड़ भी आ गया, दोनों बहासाबाजी कर रहे, लड़ाई नहीं हो रहा है। अब इसी के तरफ से निकल कर मार दे कोई एक झापड़, इसको चालू हो जाएगा लड़ाई ना, एकदम पूरा भीषण लड़ाई चालू हो जाएगा। तत्कालिक कारण इसका क्या था? ये लोग तो आपस में बहासाबाजी कर रहे थे लेकिन लड़ाई नहीं हो रहा था लड़ाई नहीं, लेकिन इधर से एगो आया, एक झापड़ मार दिया इसको, तो क्या हो गया, लड़ाई चालू हो गई। तत्कालिक कारण, इसी के कारण ये हुआ। अभी
अगर ये अभी झापड़ नहीं मारा होता तो कुछ देर और बहसा बहसी चलता, अभी उसके बाद लड़ाई होता, लेकिन ये आया झापड़ मार दिया तो लड़ाई अभी हो गया। ठीक वैसे ही तत्कालिक कारण होता, वही तत्कालिक कारण है। इसका तत्कालिक कारण क्या हुआ यहाँ पर लड़ाई का, यहाँ आकर झापड़ मार दिया। ठीक यहाँ पर भी तत्कालिक कारण वही हुआ कि यहाँ पर क्वांगतुंग में, यहाँ पर क्या हुआ, चीन में एक जगह का नाम था क्वांगतुंग। क्वांगतुंग में क्या हुआ, तत्कालिक कारण क्या था इस विद्रोह का, विद्रोह शुरू कैसे हुआ। क्वांगतुंग में भीषण अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, भीषण अकाल। लोगों को पहले से ही भूखमरी था इधर, लेकिन कम मात्रा में। यहाँ पर भीषण अकाल पड़ने का भूखमरी, बेरोजगारी आ गई, लोग बहुत ही परेशान हो गए। जब ये सब सिंबल दिखने लगा लोगों को, वहां के भूखमरी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है, ये सब बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और राजा भी बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, बाहरी विदेशी आक्रमणकारी विदेश वाले आकर कुछ भी करके चले जाते हैं। जब ये सब उनको दिखाई देने लगा, तो विद्रोह के पहले से ही परंपरा थी कि ये सब अगर कारण दिखाई देने लगे तो वहां के लोगों को विद्रोह करना ही करना है। तब वहां के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये सब जब दिखाई दिया तत्कालिक कारण ना कि यहाँ पर भूखमरी आ गया, बेरोजगारी, और वहां के जो शासक थे, मंचू वंश शासक था, जो मंचू वंश के राजा थे, वो हाथ पर हाथ धरे बस ऐसे ही बैठ रहे, कुछ संभालिए नहीं रहे, कुछ करिए नहीं रहे, जिसके कारण यही तत्कालिक कारण था। क्वांगतुंग में अब भीषण अकाल पड़ गया, जिससे लोगों को पता चलेगा अब विद्रोह करना ही है, अब ऐसे नहीं रहना। तो विद्रोह वहां के लोगों ने किया। अब नायक, इस विद्रोह का नायक कौन था, विद्रोह का नायक था कौन आखिर। विद्रोह हुंग स्यू यांग हुंग स्यू युवांग था, ध्यान रखिएगा। उनका नामों भी ऐसा ही रहता ना, हुंग स्यू युवांग था, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह का नायक यही था। इसी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ कैंटन से। अब इसका जन्म हुआ था 1814 ईस्वी में। कब हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था। और ये देखिए प्रारंभिक शिक्षा इसकी वहीं से हुआ। आइए इसका देखिए जन्म एक गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण परिवेश में हुआ था, गांव। यही इस विद्रोह का नेता था, ध्यान रखिएगा। इस ताइपिंग विद्रोह का नेता यही था। गांव में जन्म हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा हुई, लेकिन उच्चतर शिक्षा में ये फेल होता गया। शुरू में एकदम पास, बढ़िया ठीक ठाक, लेकिन उच्चतर जो शिक्षा था, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गया ना, प्राथमिक शिक्षा से जब उच्चतर जो शिक्षा होता है, उच्च शिक्षा वाला, उसमें ये फेल होता गया, ध्यान रखिएगा। शिक्षा से जो इसको कोई मतलब नहीं हम लोगों को तो विद्रोह देखना है कि विद्रोह के नायक ये कैसे बना। इसका घर जो था कैंटन से उत्तरी दिशा में था, उत्तरी दिशा में 3 मील की दूरी पर था। कैंटन जो बंदरगाह था ना, उससे उत्तर में 3 मील की दूरी पर था। ये क्या था, ये था, इसने शुरू से ही अपने, देखिए इसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी, राजा का भी समर्थन करता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसने देखा कि अकाल आ गया है, भूखमरी आ गया, अब लगता है कि यहाँ पर विद्रोह करना जरूरी हो गया। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले, उधर अंग्रेज भी आ गए थे तो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज आ गए थे और ईसाई धर्म के प्रचारक भी आ गए थे, तो ईसाई धर्म के प्रचारक घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया। और खुद को इसने क्या कहा, खुद को ईसा मसीह का कह रहा है कि हम ईसा मसीह के छोटे भाई हैं। ये क्या कहता था, ईसा मसीह के छोटे भाई हैं और मंचू वंश के शासकों के विनाश करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या कहता है ये, कि हम ईसा मसीह के छोटे भाई हैं और ये मंचू वंश के जो शासक है उसका विनाश करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके कारण हम ये विद्रोह कर रहे हैं। और इसने विद्रोह किया, इसके नेतृत्व में बहुत ही भीषण विद्रोह, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा को बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, बहुत ही समस्या आया। तो यही था इसका नायक, इसके बारे में और इस सब के बारे में थोड़ा अगले भाग में और विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा।